नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम 31 अक्टूबर साल 2023 की एक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट आप सभी लोगों के लिए लेकर आए। जी हां दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है जब लोगों का कहना है कि सर सिविल केसेस तो काफी ज्यादा लंबे चलते हैं, 3 साल 5 साल 6 साल 10 साल पता ही नहीं लगता कि कब कोर्ट में निकल गए। पर क्या आप यकीन करेंगे कि कानून में एक ऐसा प्रावधान भी है जहां पर आप पहली तारीख पर मात्र एक एप्लीकेशन लगाकर पूरे के पूरे केस को ही खारिज भी करवा सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा तो हमने कहीं भी नहीं सुना। अब मैं आज आप लोगों को वो प्रोविजन और उससे रिलेटेड 31 अक्टूबर साल 2023 में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास की है वो भी आप लोगों को क्लियर करके देने वाला हूं। अब अगर आप लोगों ने ये वीडियो बड़ी ध्यान से समझ ली और इन पॉइंट्सों को समझा जो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा, तो आप बिना केस लड़े सीधा अपने खिलाफ दर्ज केस को खारिज भी करवा सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सीधा मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट पर नहीं जाऊंगा, कारण क्योंकि जब तक आपको कानून के बारे में नहीं पता तो आप जजमेंट नहीं समझ सकते। सबसे पहले मैं आपको वो कानून, वो प्रोविजन क्लियर करूंगा जिसके तहत आपको कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगानी है और अपने खिलाफ दर्ज केस को सीधा खारिज करा देना है। देखिएगा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी कि जिसे हम सीपीसी कहते हैं, उसके ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 सब सेक्शन ए, सब सेक्शन बी, सब सेक्शन डी, सब सेक्शन डी, ये कुछ ऐसे 4 पॉइंट्स हैं जिनके तहत आप सीधा केस को डिसमिस करवा सकते हैं। अब सबसे पहले मैं ये प्रोविजन एक एक करके सिंपल लैंग्वेज में आपको क्लियर कर दूं, इसके बाद हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको ये प्रोविजन डिस्प्ले पर साफ दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी, जो बात करता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, यानी कि जब कभी भी जो आपके खिलाफ केस दाखिल हुआ है उसको सीधा आप रिजेक्ट करा सकते हैं। इसका सबसेक्शन ए देखिएगा, यह कहता है कि जब कभी भी किसी केस के अंदर कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिखा। अभी कॉज ऑफ एक्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है कि आपको क्या कारण ऐसा आ गया, किस दिन ऐसा कारण आया कि आपको यहां पर यह एक्शन लेना पड़ा। सीधी सी बात है। अब यह आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूं। देखिएगा, मान लेते हैं एक व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुस गया और कब्जा करके रह रहा है। अब आप उसको बाहर करना चाहते हैं तो आप उसके खिलाफ एक केस डालेंगे। तो ऐसी कंडीशन में बात आएगी कि कॉज ऑफ एक्शन कब बना, तो आप लिखेंगे कि भाई जब यह व्यक्ति फोर्सफुली प्रॉपर्टी में घुसा उस दिन मेरा राइट जो जहां पर वो अराइज हुआ और उस दिन मेरा कॉज ऑफ एक्शन वहां पर अराइज हुआ। तो कॉज ऑफ एक्शन मतलब जब आपके ऊपर ऐसी स्थिति आ गई कि आपको ये एक्शन लेना पड़ा। एक और एग्जांपल दे देता हूं, मान लेते हैं प्रॉपर्टी पर एक किराएदार है, अब आप उसको बाहर करना चाहते हैं। आपने उसको सबसे पहले कहा कि भाई प्रॉपर्टी खाली कर दो, उसने कहा नहीं करूंगा। फिर आपने एक लीगल नोटिस उसको भेजा। अब जब उसको वो लीगल नोटिस मिला है उस दिन अगर वो उस चीज को रिजेक्ट कर देता है तो वो कॉज ऑफ एक्शन आपका उस लीगल नोटिस वाले दिन से माना जाएगा, क्योंकि कानून में प्रावधान है कि या तो 1 महीने पहले या 3 महीने पहले एक लीगल नोटिस सर्व करना पड़ता है। वो कंडीशन होती है अलग अलग कि कब कितने महीने पहले दिया जाएगा। तो जब वो लीगल नोटिस मिलने के बावजूद भी वो किराएदार खाली नहीं कर रहा तो कॉज ऑफ एक्शन आपका अराइज होता है कि कोर्ट में आप ये केस दाखिल कर सकते हैं। तो सरल भाषा में केवल इतना समझे कि अगर केस के अंदर ये कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिखा तो आप उस पूरे केस को ही खारिज करा सकते हैं। अब ये चीज क्या आप समझ सकते हैं? जी नहीं, ये आपके एडवोकेट साहब आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर जिसके थ्रू आप केस फाइल कराना चाह रहे हैं वो चीज आइडेंटिफाई करेगा। तो अगर ऐसा कोई केस के अंदर आपको पॉइंट दिख रहा है तो सीधा उस केस को आप खारिज भी करवा सकते हैं। अब जो दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है, डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, यह बात करता है कि जब जो वहां पर केस डाला गया है वो अंडर वैल्यू दिखाया गया है।
अंडर वैल्यू क्या मतलब होता है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर समझिएगा, प्रॉपर्टी की कीमत है 10 करोड़, 5 करोड़, 30 करोड़ ज्यादा कीमत है और प्रॉपर्टी दिखाई जा रही है कम, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, बेसिकली जितनी वैल्यू है उससे ज्यादा कम दिखाई जा रही है। कारण हो सकता है किसी दूसरे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जाने से बचना चाहते हो सकता है कम कोर्ट फीस देना चाहते हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। पर अगर कम वैल्यू दिखाई जा रही है तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट पहले उनको वार्निंग देगा। अगर इसके बावजूद वो नहीं मान रहे, उस चीज को प्रॉपर वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करा, तो आप उस केस को सीधा रिजेक्ट भी करवा सकते हैं। ऑर्डर 7 रूल 11 सब सेक्शन बी इसके बारे में बात करता है। अब हम इसी के सब सेक्शन सी पर ध्यान दें, जो सब सेक्शन बी से ही मिलता जुलता है। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद में ये पॉइंट आपको क्लियर करूंगा। देखिएगा, सब सेक्शन सी कहता है कि जब कोर्ट से जो रिलीफ मांगा गया वो प्रॉपर वैल्यू के साथ मांगा गया, पर जो केस है उसके अंदर स्टैम्प पेपर है या कोर्ट फीस है वो इनसफिशिएंटली दिखाए गए हैं। सरल भाषा में समझें, अगर प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं दी गई, प्रॉपर स्टैम्प पेपर वैल्यू के नहीं लगाए गए, यानी कि अगर इन दोनों में से कोई भी चीज वहां पर प्रॉपर फॉलो नहीं हो रही और जैसे ही आपकी नॉलेज में ये बात आ रही है, तो आप ऑर्डर 7 रूल 11 सबसेक्शन सी की एप्लीकेशन फाइल करें और उस केस को सीधा रिजेक्ट करा दें। यह प्रोविजन भी उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं सब सेक्शन डी के बारे में। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ज्यादातर केसेस इसी पॉइंट पर आकर डिसमिस होते हैं। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, यह पॉइंट कहता है, सबसेक्शन डी की हम बात कर रहे हैं, कि अगर जो केस डाला गया है वो किसी कानून के तहत बाढ़ है, यानी कि किसी कानून के तहत सुनवाई योग्य ही नहीं है। अब ये कब होता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत भी कानून जानते हैं तो सेक्शन 6 ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, वो कहता है कि सेक्शन का खिलाफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं होता। अगर गवर्नमेंट के साथ आपका कोई प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट है जहां आप सूट फॉर पोजेशन डाल रहे हैं, तो सब सेक्शन 6 का आप रेफरेंस नहीं दे सकते स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। और अगर आप ऐसा दे रहे हैं तो ऑर्डर 7 रूल 11 सबसेक्शन डी के तहत आपका केस सीधा डिसमिस हो सकता है। एक अच्छा पॉइंट और बता दूं ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। देखिए, मान लेते हैं आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया। अब मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट कहता है कि 12 सालों की समय सीमा है। अगर किसी को प्रॉपर्टी से बाहर करना है तो भाई 12 सालों के भीतर करो। अब एक बार अगर ये समय सीमा निकल गई और आप कोर्ट में जाकर सूट फॉर पोजेशन डाल रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में अपोजिट पार्टी जिसका कब्जा है वो ऑर्डर 7 रूल 11 सबसेक्शन डी के तहत आपका केस खारिज करा सकती है। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन टाइम के बाहर आप हो गए हैं और ऐसी कंडीशन में आप बाढ़ बाय लॉ माने जा रहे हैं। वो बात अलग है अगर कोर्ट कहता है ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ है, बट ऑर्डर 7 रूल 11 सबसेक्शन डी की एप्लीकेशन वहां पर लग सकती है। अब दोस्तों, वैसे तो इसके अंदर 3 से 4 पॉइंट और है, पर अगर आज की वीडियो में मैं उनको कवर करूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं, केवल इसी टॉपिक पर ऑर्डर 7 रूल 11 पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊं जहां पर सभी पॉइंट्स कवर करूं कि किस किस के तहत पूरे केस को डिसमिस कराया जा सकता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो इस टॉपिक पर लेकर आ जाऊंगा। अब हम बढ़ते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के ऊपर, जो 31 अक्टूबर साल 2023 को पास की गई, यानी कि बिल्कुल कल की जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अब एक बार आप केस टाइटल डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा, केस टाइटल है हमारा कुम गीता वर्सेस नंजुदा स्वामी एंड अदर्स। इसका सिविल अपील नंबर है 7413 ऑफ 2023 और डेट ऑफ जजमेंट है 31 अक्टूबर साल 2023। अब केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस में क्लियर कर देता हूं, केस का बैकग्राउंड क्लियर कर देता हूं ताकि पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। देखिएगा दोस्तों, प्रेजेंट केस के अंदर प्लेंटिफ की तरफ से केस डाला गया। प्लेंटिफ का कहना है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी पर पार्टीशन यानी कि बंटवारा करना है और सेपरेट पोजेशन चाहिए, सेपरेट कब्जा चाहिए बंटवारा करके। नाउ जो प्रेजेंट केस में प्लेंटिफ है और डिफेंडेंट नंबर 1 एंड डिफेंडेंट नंबर 2 है, ये सभी ज्वाइंट फैमिली मेंबर्स हैं, यानी कि हिंदू संयुक्त परिवार के ही सदस्य हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, जब प्लेंटिफ ने ये कोर्ट में केस डाला कि जो मेरे फादर थे, हमारे पूर्वज थे, दादा परदादा, वो क्या करते थे, मॉर्टगेज पर प्रॉपर्टी देते थे, यानी कि गिरवी रख देते थे और कुछ पैसा उठा लेते थे और जब वो पैसा चुका देते थे वो प्रॉपर्टी वापस ले लेते थे। और ऐसी कंडीशन में काफी लंबे समय से वो ऐसा ही करते आ रहे थे। पर कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जहां पर आज भी ना उनको बेचा गया और उस पर स्टिल पोजेशन हमारा है, तो हमें उन प्रॉपर्टीज पर बंटवारा करके कब्जा चाहिए। नाउ डिफेंडेंट का कहना है प्रेजेंट केस में कि ये केस तो सुनवाई योग्य ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 प्रॉपर्टीज का जिक्र किया गया है जिसमें से एक प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी साल 1919 में ही बेची जा चुकी है और जब इतने सालों पहले वो प्रॉपर्टी बेची जा चुकी है तो कैसे ये केस आज उस पॉइंट को सुन सकता है। और इस कंडीशन के अंदर
ऑर्डर 7 रूल 11 सब सेक्शन ए के तहत एक एप्लीकेशन लगाई गई जिसमें कहा कि कॉज ऑफ एक्शन तो यहां पर बना ही नहीं। अब दोस्तों ट्रायल कोर्ट ने सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ही रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद यह मैटर अपील होता हुआ ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पहुंचा। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इन फाइंडिंग्स को सही पाया कि भाई प्रॉपर्टी तो 1919 में बिक चुकी है और इस चीज पर प्लेंटिफ ने आज तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। इसके अलावा प्लेंटिफ यहां पर केवल बंटवारे का केस कर रहा है, कोई डिक्लेरेशन का भी केस नहीं कर रहा। तो कैसे इस प्रॉपर्टी को हम बंटवारे में इंक्लूड करें? तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या करा कि जो दो प्रॉपर्टीज थी उनमें से एक प्रॉपर्टी जो 1919 में बिक चुकी थी उसको केस से बाहर निकाल दिया और बची हुई प्रॉपर्टी को ही केस के अंदर अलाउ करा। यानी कि ऑर्डर 7 रूल 11 सबसेक्शन ए का रेफरेंस देते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पूरे केस को तो रिजेक्ट नहीं किया, केवल कुछ पर्टिकुलर पोर्शन को रिजेक्ट करते हुए बाकी रिमेनिंग पोर्शन एक्सेप्ट कर दिया। अब दोस्तों प्रेजेंट केस में परेशान होकर अपील डाली गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन यही आया कि केवल पोर्शन ऑफ द प्लेंट, कि क्या केवल प्लेंट केस का एक पोर्शन केस में से बाहर किया जा सकता है ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत? अब देखिए सीधा यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट आपको नहीं बताने वाला, पहले एक रेलिवेंट जजमेंट जो इसी चीज से डिस्कस है मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर कर दूं ताकि खुद आपको पता लग जाए कि कंसेप्ट क्या बनता है। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जजमेंट का नाम है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद रेफरेंस दिया है, दिखेगा जजमेंट का नाम है माधव प्रसाद अग्रवाल वर्सेस एक्सिस बैंक लिमिटेड। यहां पर यही कहा गया कि यह चीज परमिसिबल ही नहीं होगी कि आप प्लेंट के पर्टिकुलर पोर्शन को ही रिजेक्ट करें और जो बाकी पोर्शन है उसको डिफेंडेंट को अलाउड कर दे कि आप इसके खिलाफ केस लड़े। और प्रेजेंट केस में भी ऐसा ही हो रहा है कि भाई एक प्रॉपर्टी को तो बाहर कर दिया और दूसरी प्रॉपर्टी को अलाउड करके उसका केस अलाउड कर दिया। तो ये अनसर्टेन माना जाएगा कि अगर केवल कुछ पोर्शन ही प्लेंट का रिलाइव कर जाता है, कुछ पोर्शन ही अलाउड किया जाता है ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत, तो वो तो ऑर्डर 7 रूल 11 के प्रोविजन में कहीं लिखा ही नहीं है। जी हां, कॉज ऑफ एक्शन की बात है, ये तो कहीं लिखा ही नहीं कि आप आधा केस एक्सेप्ट कर सकते हो आधा बाहर कर सकते हो। ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर पाई। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रॉपर्टी 1919 में बेचे जाने की बात की जा रही है, देखा जाए तो वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर ही वो प्रॉपर्टी आज भी, मतलब जिसको बेची जा रही है वो भी जॉइंट फैमिली मेंबर है। तो क्या उसमें जॉइंट फैमिली का अधिकार होगा या नहीं होगा, या उसको बेचा गया भी या नहीं बेचा गया, ये सारी चीज तो बाद में एविडेंस के तौर पर देखी जाएगी। तो इसको कैसे ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत हम डिसमिस कर दें, जबकि केस के अंदर देखा जाए तो वैलिड कॉज ऑफ एक्शन भी बन रहा है। और जब केस में वैलिड कॉज ऑफ एक्शन भी बन रहा है और ये चीज की 1919 की सेल डीड वैलिड है या नहीं, ये चीज एविडेंस पर डिपेंड है, तो कैसे हम इस चीज को देखते हुए सीधा केस को यहां पर रिजेक्ट कर सकते हैं। और ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर पाई और उस अपील को एक्सेप्ट करते हुए जो ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन थी उसको इनवैलिड ठहरा दिया दोस्तों। अब दोस्तों प्रेजेंट केस में आपको क्या समझना है, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए सबसे पहले आपको मैंने 4 पॉइंट बताए, ऑर्डर 7 रूल 11 सबसेक्शन ए, सबसेक्शन बी, सबसेक्शन सी, सबसेक्शन डी, जहां पर वो ग्राउंड्स बताए हैं जिसके तहत आप सीधा केस को डिसमिस करवा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हम इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर देखें तो यहां पर लिखा है कि केवल एक प्लेंट का पोर्शन हम ऑर्डर 7 रूल 11 से रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर ऑर्डर 7 रूल 11 की बात आएगी तो या तो पूरा का पूरा केस रिजेक्ट होगा अगर उसमें वैलिड कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, अगर एक्सेप्ट होगा तो पूरा का पूरा केस एक्सेप्ट होगा। केवल एक पोर्शन को बाहर निकालना वैलिड नहीं है और यह चीज खुद प्रोविजन में भी नहीं लिखी और यही चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर निर्धारित की, जो मैंने एक और रेलिवेंट जजमेंट के साथ आपको क्लियर की दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख सकते हैं। इसके अलावा और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।